नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, ये हमारे सीडीपी, टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न, लगभग 3-4 प्रश्न आपके जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, तो बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो एक मत वाले नहीं थे। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग विचारधाराएं दी कि हमारा बाल विकास कितनी अवस्थाओं में होकर के बटा है, जिसमें से रॉस महोदय हैं, सीले महोदय हैं, हॉरलॉक महोदय हैं। इन सब ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी हैं और इसके बाद, इनको पढ़ने के बाद हम लोग जो है सर्वमान्य धारणाओं को पढ़ेंगे और उनसे देखेंगे कि कितने बेहतर ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं रॉस महोदय को। रॉस महोदय ने बाल विकास के बारे में ये बताया कि बाल विकास जो है वो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। बालक का विकास जो पहली अवस्था है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था मित्रों, रॉस महोदय ने शैशवावस्था को बताया कि जन्म से, यहाँ जन्म लिख देते हैं, 0 नहीं लिखते हैं, यानी जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरे नंबर पर बताया पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था मित्रों, रॉस महोदय ने बताया कि जो पूर्व बाल्यावस्था है हमारी वो 3 से 6 वर्ष तक है। फिर इसके बाद में 3 नंबर पर उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को बताया 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था 4 नंबर पर किशोरावस्था, किशोरावस्था को बताया 12 से 18 वर्ष तक। तो मित्रों ये रॉस महोदय का वर्गीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीले महोदय ने भी बाल विकास का वर्गीकरण किया। किसने किया? शीले महोदय ने बताया। शीले महोदय ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई। बाल विकास 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि शीले महोदय ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। तो कितनी अवस्थाएं बताई मित्रों? 3 अवस्थाएं बताई, इसमें से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पहली क्या है? शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। कौन सी मित्रों? किशोरावस्था। अब शीले महोदय ने जो इन अवस्थाओं को बताया, जिसमें शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 6 से 12 तक और किशोरावस्था को 12 से 18 तक बताया। यानी शीले महोदय ने बताया कि विकास की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं और जो भी बालक को विकास करना होता है इन्हीं अवस्थाओं में करता है। किशोरावस्था के उपरांत जो है बालक का विकास नहीं होता है, रुक जाता है। इस प्रकार से हॉरलॉक महोदय ने भी, हॉरलॉक महोदय ने बाल विकास की सबसे ज़्यादा अवस्थाएं बता डाली। उन्होंने बताया कि जो बालक का विकास है, बालक का विकास जो है वो 11 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। तो हॉरलॉक महोदय ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 11 अवस्थाएं बताई। इनको भी हम देख लेते हैं। हॉरलॉक के अनुसार, हॉरलॉक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं मित्रों हैं? 11 अवस्थाएं। यानी बालक का विकास 11 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। इन 11 अवस्थाओं को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं मित्रों। ये देखा गया है कि हॉरलॉक की इन 11 अवस्थाओं में से कहीं न कहीं कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हॉरलॉक महोदय ने जो 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई, इनमें से सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था जो है वो गर्भाधान से जन्म पूर्व तक या जन्म तक कह सकते हैं, जन्म तक, यानी गर्भकाल में जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, जन्म होने से गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो हॉरलॉक महोदय की पहली अवस्था है वो जो है गर्भावस्था है। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे नंबर पर शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से
जन्म से 14 दिन तक, हरनाक महोदय ने शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन अर्थात 2 सप्ताह तक ही बताया, यानी 2 सप्ताह तक। तीसरे नंबर पर शैशवावस्था के बाद उन्होंने बताया बचपनावस्था आती है। बचपनावस्था, बचपनावस्था, तो बचपनावस्था जो मित्रों होती है वो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है, यानी 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। बचपनावस्था के बाद नंबर 4 यानी बचपनावस्था के बाद में जो है आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होती है। और 5 नंबर पर है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था के बाद 6 नंबर पर आता है वयसंधि काल। वयसंधि काल की अवस्था ये मित्र होती है 12 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। फिर इसके बाद हरनाक महोदय ने कहा कि वयसंधि काल, फिर इसके बाद आती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो, सॉरी यहाँ 13 नहीं मित्र होगा, यह 14 वर्ष होगा। पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो 13 से 17 वर्ष तक होती है। पूर्व किशोरावस्था के बाद 8 नंबर पर उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था मित्रों 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक होती है। ये चार्ट आप लोग बनाते रहिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हरनाक के अनुसार इस अवस्था का काल क्या है। कोई भी अवस्था इसमें से दे देंगे और अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो हरनाक की अवस्था से पूछे जाते हैं। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था के बाद में 9 नंबर पर हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो प्रौढ़ावस्था मित्रों होती है ये 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था के बाद 10 नंबर पर आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था, मध्यावस्था मित्रों 40 वर्ष से 60 वर्ष तक हरनाक महोदय ने बताया मध्यावस्था को। और फिर 11 नंबर पर आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बारे में बताया 60 वर्ष से ऊपर। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि हरनाक महोदय ने जो बाल विकास का वर्णन किया है, बाल विकास किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, तो उन्होंने 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई और 11 प्रकार की अवस्थाएं और उनका जो है ये समय पीरियड रहा। तो यहाँ से मित्रों कई बार हमारे परीक्षाओं में टेट सीटेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इनको एक चार्ट बना करके हम लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उनको हम बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्वमान्य अवस्थाएं कौन सी मानी गई हैं हमारी जो है मनोविज्ञान में, जिसको अक्सर करके सभी लोग मित्रों ये देखते हैं कि जो सर्वमान्य अवस्थाएं जो हमारी मानी गई हैं, जिनको सभी लोगों ने अवस्थाएं हैं, इनमें सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था दूसरे नंबर पर हमारी है गर्भावस्था। तो पहले से सभी लोगों ने बताया है कि ये अवस्था जो होती है ये गर्भाधान से लेकर के जन्म तक होती है, जन्म तक। इसके बाद में शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी गई है। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मित्रों 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और फिर इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी गई है। और लास्ट नंबर पर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था मित्रों 18 वर्ष से ऊपर तक मानी गई है। तो ये हमारी जो अवस्थाएं 5 हैं ये सर्वमान्य है, सभी लोगों ने माना। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमारे जो भी प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमारी परीक्षाओं में बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे
इन्हें में देखा जाता है कि जो पांचवी अवस्था प्रौढ़ावस्था है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमको बाल विकास पढ़ना होता है। बाल विकास में हमको सिर्फ गर्भाधान से लेकर के और किशोरावस्था की जो भी विकास के क्रम होते हैं, जो काल होते हैं, क्या क्या उनमें परिवर्तन आते हैं अवस्था के अनुरूप, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। प्रौढ़ के बारे में हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो मित्रों, इसको हम एक एक करके सब लोग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न या ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी गर्भावस्था है, जिसका काल हमारा गर्भाधान से जो है जन्म तक होता है, गर्भावस्था क्या होती है। तो इसको मित्रों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गर्भावस्था होती है इसकी 3 उप अवस्थाएं होती हैं। इसकी जो 3 है उप अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था भी 3 उप अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो 3 कौन कौन सी अवस्थाएं मित्रों हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। अब देखते हैं कि जो पहली अवस्था हमारी गर्भावस्था की है, गर्भ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डिंबावस्था। क्या बोलते हैं मित्रों? डिंबावस्था। दूसरी अवस्था है पिंडावस्था, पिंडावस्था। और तीसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। यहाँ से मित्रों कई बार हमारे प्रश्न भी पूछे गए। अब देखते हैं कि गर्भकाल के अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था पाई जाती है। डिंबावस्था जो पीरियड ऑफ ओवम होता है, डिंबावस्था जो होती है पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय होता है, और भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ फेटस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिंबावस्था होती है, डिंबावस्था गर्भाधान से लेकर के गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होती है। मित्रों, इनके जो है समय काल को हम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर करके यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो डिंबावस्था होती है ये गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक होती है। अब गर्भाधान में हम सभी लोग समझते हैं, गर्भाधान में जो हमारे मेल की स्पर्म होते हैं, ये जो मेल हैं, मेल के जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु, ये फीमेल के अंडाणु से, ओवम से, यानी मेल के शुक्राणु यानी स्पर्म फीमेल के अंडाणु से निषेचित होते हैं। निषेचित होने पर ही एक नया जीव बनता है। मित्रों, क्या बनता है? नया जीव बनता है। ये प्रक्रिया हमारी गर्भाधान में ही हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो नया जीव होता है ये फीमेल के गर्भाशय में विचरण करता है। यहाँ से मित्रों एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि जो ये नया जीव होता है इस समय, ये गर्भाधान के बाद का, यानी गर्भाधान से 2 सप्ताह के भीतर जो ये क्रिया होती है, यहाँ पर इस नए जीव को, निषेचन के बाद इस नए जीव को भोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हम ये देखते हैं कि माता के गर्भ में ही एक यॉक नामक पदार्थ होता है। यॉक नामक पदार्थ होता है, इसको यॉक बोलते हैं। ये यॉक नामक पदार्थ ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये जो नया जीव है, ये माँ के गर्भ में एक पीले रंग का यॉक नामक पदार्थ होता है, वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है, ये क्या है मित्रों? ये डिंबावस्था है। अब हम देखते हैं कि पिंडावस्था। पिंडावस्था क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब देखते हैं पिंडावस्था, यानी डिंबावस्था के बाद में गर्भ जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो ये अवस्था जो होती है वो 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है। 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक होती है। अब इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें हम देखते हैं कि पिंड बन जाता है। जो नया जीव होता है वो पिंड के आकार का होता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी रूप रंगाकार नहीं विकसित होता है, ठीक है। ये पिंड के आकार का होता है, इस तरीके का पिंड होता है, इस तरीके का ये पिंड के आकार का होता है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यहीं इसी पिंडावस्था में ही सबसे पहले शुरुआत क्या हो जाती है? धड़कन की। यहाँ पर हृदय के धड़कन की शुरुआत यही पिंडावस्था में हो जाती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो पिंड होता है ये माँ के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो ये गर्भ झिल्ली है, ये गर्भ झिल्ली है, तो यहाँ पर ये प्रवेश करके ये गर्भ की एक दीवार से चिपक जाता है। यहाँ पर जो है ये अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक।
अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इतना स्थान ग्रहण कर लेता है, अब ये भोजन किस रूप में प्राप्त करता है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है मित्रों। अब देखते हैं कि पहले डिंबावस्था में जो भोजन था वो यौक नामक पदार्थ से प्राप्त करता था। अब चूंकि यहाँ पर गर्भ से ये चिपक चुका है, गर्भ में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ पर यौक नामक पदार्थ से भोजन नहीं प्राप्त करेगा। यहाँ पर माता की जो रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ, इन्हीं रक्तवाहिनियों से, जो माता की रक्तवाहिनियाँ होती हैं, इन्हीं रक्तवाहिनियों से जो है अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर क्या होता है कि ये जो हमारा भ्रूण है, यानी ये जो पिंड है, ये मानव का, यानी यहाँ कह सकते हैं लघु मानव का रूप धारण करने लगता है, रूप धारण करने लगता है। अब मित्रों यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि जो डिंबावस्था है ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक के होती है। इसमें जो पुरुष के स्पर्म होते हैं वो महिला के जो अंडाणु से निषेचित होकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस निर्माण के बाद जो जीव होता है वो यौक नामक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं जो पिंडावस्था होती है, ये मित्रों 3 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में होती है। यहाँ पर जो हमारा डिंब होता है वो एक जो है पिंड के आकार का रूप ले लेता है, और ये जो पिंड होता है ये माँ के गर्भाशय में जाकर के गर्भ की दीवार से चिपक जाता है, और वहाँ पर माता की जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि एक नई क्रिया शुरू हो जाती है, हृदय की धड़कन की शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है, और यहाँ पर जो पिंड होता है वो लघु मानव का रूप भी धारण करने लगता है। यहीं पर अंग और प्रत्यंग बनने की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारी जो आती है ये होती है भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था क्या है मित्रों? भ्रूणावस्था हम जानते हैं कि 8 सप्ताह से ऊपर, 8 सप्ताह से जन्म तक, ठीक है, जन्म लेने से पहले की समय तक। अब भ्रूण बन जाता है यहाँ पर, यानी पिंड से भ्रूण का रूप ले लेता है। ये 9वें सप्ताह से, सॉरी यहाँ जो 8 सप्ताह लिखा है इसको हम 9 कर लेते हैं मित्रों, यानी 9वें सप्ताह से लेकर के जन्म पूर्व अवस्था तक जो है ये अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भ्रूणावस्था है ये हमारे गर्भकाल की सबसे लंबी अवस्था है। ये कैसी मित्रों है? सबसे लंबी अवस्था। यहाँ भी कई बार प्रश्न हमारा पूछ लिया जाता है कि गर्भकाल की जो अवस्थाएं हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, तो इसमें जो शिशु होता है, जो बालक होता है, वो गर्भ में सबसे ज़्यादा किस अवस्था में व्यतीत करता है? तो सबसे ज़्यादा देखते हैं मित्रों कि 9 सप्ताह से लेकर के और 9 माह तक, अर्थात जन्म से पहले तक, जब तक वो गर्भ में रहता है तब तक इस भ्रूण की अवस्था में रहता है, और यही सबसे लंबी अवस्था है। और इसी अवस्था में क्या होता है? वो पूर्ण मानव बन करके तैयार हो जाता है। इसी अवस्था में जो है मानव पूरी तरीके से जो है बन जाता है, और पूर्ण मानव बन करके ही वो जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि जो हमारी गर्भ की अवस्था है इसमें हम 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, और यहाँ से हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उनको हम बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं मित्रों शैशवावस्था पर। देखते हैं कि शैशवावस्था क्या है, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था में मित्रों देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था को हम तमाम सारे उपनामों से भी जानते हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इन उपनामों से संबंधित भी हमारे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो चलते हैं एक एक करके हम इनके उपनाम पढ़ लेते हैं। पहला है कि जो शैशवावस्था है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इनके उपनाम से पढ़ते हैं, यानी और किस नाम से जाने जाते हैं, इनको शैशवावस्था को और किस रूप में जाना जाता है। तो पहला है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। देखिए शैशवावस्था हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसको न्यूमैन महोदय ने कहा था,
किसने कहा था मित्रों? न्यूमैन ने कहा। यही अवस्था जो होती है हमारे जीवन का आधार होती है, यहीं से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी शैशवावस्था में ही होती हैं। शैशवावस्था अगर हमारा बेहतर नहीं हुआ तो मित्रों इसके आगे जो भी हम इमारत खड़ी करेंगे तो वो हमारा बेहतर नहीं होगा। इसलिए ये जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दूसरे नंबर हम देखते हैं कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने किया कहा? तो मित्रों इसको वैलेंटाइन महोदय ने इसको सीखने का आदर्श काल कहा। यहाँ पर ये देखा गया है कि शिशु को जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं वो जीवन पर्यंत तक बनी रहती हैं, क्योंकि इस अवस्था में सीखी गई जो विषय वस्तु होती है वो एक बेहतर ढंग से होती है, उसको कभी मनुष्य भूलता नहीं। हम देखते हैं कि बचपन में जो भी हम कविताएं रट लेते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो ये बचपन में हमने रटा था, आज भी हमको याद है। और मित्रों देखते हैं कि आज हम कोई भी चीज़ अगर हम रट लेते हैं तो उसको अक्सर महीने 2 महीने में अगर उसको रिवाइज ना किया जाए तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये सीखने का सबसे बेहतर काल शैशवावस्था होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, सीख जाता है बालक, वो कभी भी भूलता नहीं है और उनको अपने जीवन का आधार बना करके उनको और बेहतर करने का प्रयास भी करता है यहाँ पर, इसीलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है। अब हम देखते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था को ही क्या बोलते हैं मित्रों? ये भावी जीवन की आधारशिला है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ होता है। हमने बताया था कि जो शैशवावस्था है कि नींव हमारे जीवन के नींव का काम करता है, ठीक है, और इसी पर हम अपना संपूर्ण विकास आधारित करते हैं। इसको स्ट्रैंग महोदय ने इसको जो है बताया था कि यह भावी जीवन की आधारशिला है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो शैशवावस्था है ये हमारी अतार्किक चिंतन की अवस्था है। कैसी चिंतन की अवस्था है मित्रों? अतार्किक चिंतन की अवस्था है। चिंतन की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अतार्किक चिंतन की अवस्था है? इसमें जो है हमारे शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन थे, तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या है। अतार्किक चिंतन की अवस्था हमारी शैशवावस्था है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि शैशवावस्था यहाँ पर बाल्यावस्था और यहाँ पर किशोरावस्था है। तो शैशवावस्था है ये अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन, इसमें जो भी बच्चा चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है, उसके अंदर जो भी विचार बनते हैं वो तर्कयुक्त नहीं होते। बच्चों को जैसा जो भी कुछ बता दिया जाता है बच्चा बिल्कुल वैसा उतना ही जान करके रह जाते हैं। अगर बच्चे ने कोई चीज़ पूछा कि ये क्या है, अगर हमने बताया कि ये चीज़ है, नाम बता दिया, तो बच्चा उसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछता है। बच्चा सिर्फ क्या है का उत्तर जानना चाहता है, क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आती हैं, इसलिए उसका ज्ञान अतार्किक ही होता है। वो तर्कयुक्त बातें आपसे नहीं करेगा अगर वो शैशवावस्था में है। बाल्यावस्था में क्या है तो पूछेगा, क्यों है और किस लिए है, इस पर भी उसके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो शैशवावस्था है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है, और इसके बाद में जो बाल्यावस्था है ये बाल्यावस्था हमारी जो होती है ये तार्किक चिंतन की हो जाती है। कैसी हो जाती है? तार्किक चिंतन की हो जाती है। यहाँ पर तर्क करने लगेगा, क्या है के साथ, क्यों है, किस लिए है, आदि से प्रश्न करेगा। और जो किशोरावस्था हमारी है ये किशोरावस्था हमारी और आगे प्रगाढ़ चिंतन की अवस्था बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था। अब समझ गए होंगे मित्रों कि ये जो हमारी अवस्था है अतार्किक चिंतन की अवस्था, शैशवावस्था क्यों है? क्योंकि बच्चा इसमें अतार्किक ढंग से प्रश्न आपसे करता है, जो भी वो सीखता है वो अतार्किक चिंतन से सीखता है।
बाल्यावस्था में वो तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, क्या है कि बजाय क्यों है, किस लिए है के भी प्रश्न पूछता है। और ये जो किशोरावस्था है ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है, क्योंकि उसके अंदर मस्तिष्क में इतने प्रगाढ़तम विचार आने लगते हैं कि वो स्वतः विचारों को उत्पन्न करके और स्वतः अपनी समस्या और समाधान को सोचने लगता है, इसलिए इसमें अमूर्त चिंतन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से भी बन जाते हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है और अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है। अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं कि इसी अवस्था को हम तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। इसी अवस्था को हम तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं, तैयारी की अवस्था, क्योंकि यहीं पर हम अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं। हमें क्या बनना होता है, हम ये सब जो है इसी शैशव अवस्था में ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, एक देहाती कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगते हैं। तो बच्चे को जो भी कुछ बनना होता है तो वो बच्चा शैशव अवस्था में ही उसके गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक गार्जियंस के रूप में हम अपने बच्चों को उसके भावों, विचारों और उसकी आदतों, व्यवहारों, इन सब को समझ करके उसको एक भावी मार्गदर्शन के रूप में, उसको भावी निर्माण के रूप में हम एक बेहतर दिशा निर्देश देते हैं, ताकि बच्चा अच्छे से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो यही अवस्था तैयारी की अवस्था कही जाती है, ठीक है। और इसको हम पूर्व विद्यालयी अवस्था भी कहते हैं, पूर्व विद्यालयी अवस्था। तो शैशव अवस्था को पूर्व विद्यालयी अवस्था भी कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो बच्चों की आयु होती है वो 5 या 6 वर्ष बाद वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। विद्यालय जाने से पहले वो अपने परिवार के बीच में ही रह करके, अपने माता पिता, भाई बहन आदि परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में रह करके वो सीखते हैं, इसलिए विद्यालय से ये पहले की अवस्था भी कही जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व विद्यालयी अवस्था के बाद इसको हम पराश्रितता का काल भी कहते हैं, पराश्रितता की अवस्था। पराश्रितता की अवस्था क्या है कि इसमें देखते हैं कि जो शिशु होता है वो पराधीन ही होता है, वो अपने आप से अपने कार्यों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है और ना तो करने का प्रयास भी करता है। क्योंकि इसमें अक्सर देखा जाता है कि यदि हम शिशु को जैसा चाहें, जो भी खिलाना चाहें, जो पिलाना चाहें, जो पहनाना चाहें या जिन बातों को सिखाना चाहें, वो हमारे पर डिपेंड होता है, क्योंकि शिशु हमसे ही सीखता है। शिशु परिवार में, समाज में रह करके वो अनुकरण करता है और दूसरों को जैसे करते हुए देखेगा वैसे ही वो अपने अंदर उन गुणों को, विचारों को, व्यवहार को धारण करेगा। इसलिए ये तो पराश्रित होता है, ये दूसरों से अर्जित करता है, दूसरों से सीखता है। इसलिए यहाँ पर हम शिशु को बेहतर मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्य हम करेंगे शिशु के सामने वो बेहतर हो, करणीय हो। हम ऐसे कोई अवगुणात्मक कार्य नहीं करेंगे जिन पर शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये पराश्रितता की अवस्था भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कई मनोवैज्ञानिकों ने शिशुओं से संबंधित परिभाषाएं भी दी। उनमें से हमारी बहुत 2-3 परिभाषाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर देखा गया है कि कई परीक्षाओं में उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने शैशवावस्था के बारे में बताया था कि शैशवावस्था जो है वो निर्माण का काल है, सिगमंड फ्रायड। तो परिभाषा के रूप में हम इसको लिखते हैं जैसे परीक्षा में हमारी पूछी जाती है। उन्होंने बताया था कि एक बालक को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी बनना होता है वह अपने प्रारंभिक 5 साल में बन जाता है। किसने इसको कहा? इसको मित्रों सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा, सिगमंड फ्रायड। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार हमारी परीक्षा में आई। सीधी सी परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि निम्न में ये उक्त परिभाषा किसने कहा।
कि एक बालक को जो भी कुछ बनना होता है अपने जीवन में वो अपने प्रारंभिक 5 साल में ही बन जाता है। तो किसने कहा? सिगमंड फ्रायड। हम देखते हैं मित्रों कि यहाँ इस परिभाषा से एक और चीज़ निकलती है, ये भी हमारी परीक्षा में पूछी गई है कि इसी को क्या कहा गया है? निर्माण काल। कि बच्चा को जो भी कुछ बनना होता है इसी में बन जाता है, यानी बच्चे का निर्माण शैशव अवस्था में ही हो जाता है कि उसे आगे क्या बनना है। इसलिए किस अवस्था को निर्माण काल के रूप में कहा गया है? किस अवस्था को कहा गया? शैशव अवस्था को ही कहा गया निर्माण काल के रूप में। और किसने कहा निर्माण काल? तो सिगमंड फ्रायड ने इसको निर्माण काल के रूप में निरूपित किया, शैशव अवस्था को। अब देखिए चलते हैं, गुड एनफ महोदय ने भी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने ये बताया कि एक बालक का जितना भी विकास होता है, यानी पूरे जीवन काल में एक बालक का जितना भी विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने कहा एक बालक का जीवन में जितना विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी भी गई है। इसको किसने कहा? गुड एनफ ने। किसने कहा? गुड एनफ महोदय ने इस परिभाषा को कहा था। फिर इसके बाद देखते हैं गैसल महोदय की भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। वो है कि 6 वर्ष की अवस्था में बालक अपने अगले 12 वर्षों की अपेक्षा दुगुना से भी अधिक सीख लेता है। ये गैसल महोदय की जो परिभाषा है, गैसल महोदय की परिभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बताया कि बालक 6 वर्षों में जो सीखता है, 6 वर्षों में जो सीखता है वह अगले 12 वर्षों में सीखने का दुगुना होता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम देखते हैं कि अक्सर ये परिभाषाएं शैशवावस्था से संबंधित हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम सभी लोगों ने विकास की अवस्थाएं क्या हैं, विकास की अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किन किन रूपों में अभिव्यक्त किया है और सर्वमान्य विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं जिनको सभी मनोवैज्ञानिकों ने अक्षर करके माना भी है, और इन अवस्थाओं के नाम और नाम के बाद फिर इन अवस्थाओं के जो इसमें हमने गर्भावस्था की उपावस्थाएं और जो हमारी शैशवावस्था है, शैशवावस्था के उपनाम और इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं इनको हमने एक एक करके पढ़ा। अब मित्रों हम अगले वीडियो में शैशवावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था में कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे हमारे शिशु का बेहतर विकास हो, यहाँ से आने वाले जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार सम्मान मुझे बहुत मिल रहा है और आप लोगों के लिए ही मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। और आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस हमारे वीडियो को हमें और भी ज़्यादा कार्य करने के लिए हमारे अंदर क्षमता विकसित हो जाए, हमारा मन लगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और अपने मित्रों को, दोस्तों को जितना अधिक हो सके वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और हम आपके शुभकामनाओं के साथ आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मित्रों बने रहिए वैदिक क्लासेस के साथ। जय हिंद।